नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट्स का। सभी रिपोर्ट्स में आपको विस्तार से हर एक मुद्दे के बारे में जानकारी देने का कहां आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज में। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन से वाराणसी में नामांकन भरा है तब से हर रोज वो यूपी के दौरे पर है। सारे बीजेपी के दिग्गज इन दिनों यूपी में जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी बड़े नेता यूपी में डटे हुए हैं, दमखम लगा रहे हैं। एक दूसरे पर जितना हो सके उतने जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। जमकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। क्या कुछ हो रहा है, इस स्पेशल को रिपोर्ट को देखिए और समझ जाइए। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। बोलो भारत माता की। लोकसभा चुनाव को लेकर सारे दिग्गजों ने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में विपक्षियों की खैर लिए। साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। तो वहीं अमित शाह और स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंचे, तो राहुल और अखिलेश यादव एक साथ अमेठी पहुंच गए। मजे की बात तो ये है कि अमेठी से राहुल गांधी रायबरेली भी पहुंचे, जहां प्रियंका गांधी पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। एक एक कर बात करते हैं और दिखाते हैं किसने आज कितने बयानों के तीर छोड़े। पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी पहले बाराबंकी पहुंचे, यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मोदी कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे, कहा कि कांग्रेस के शहजादे आपकी कमाई का एक्सरे कराना चाहते हैं, सब लूट ले जाना चाहते हैं, ये आपसे लेकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे कुछ नहीं सोचते। जब मोदी देश को इनकी सच्चाई बता रहा है तो ये लोग कह रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। मोदी को बोलना पड़ता है आपके पापों के इतिहास को देश के सामने रखने के लिए। 50 उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का, ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। मोदी यही नहीं रुके, इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है। कुछ भी करके कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वे इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। जिस इंडी गठबंधन का टायर पहले दिन से ही पंचर हो, वो कितने आगे जाएगी, एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी, एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था। इधर रायबरेली में खूब हलचल रही। रायबरेली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। जहां स्मृति ईरानी ने कहा कि वे कांग्रेस नाम की भ्रष्ट बीमारी का इलाज करने आए हैं। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब को छत नसीब नहीं हुई। अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर इंडिया गठबंधन पर जमकर वार किया। शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली दशकों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, लेकिन इस परिवार ने कभी अमेठी और रायबरेली को अपना नहीं माना।
कि लोकसभा क्षेत्र इस बात की साक्षी है, 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। 5 दशक तक रिश्तों की दुहाई दी गई। भाइयों बहनों, अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा तो राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी रहे। लेकिन सुनने लायक राहुल गांधी के वादे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर जनता को लखपति बनाएंगे। अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बना देंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का हर माह 8,500 रुपया आएगा। मीडिया वाले जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे, जहां से वे खुद प्रत्याशी हैं। यहां राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी थी। राहुल ने दावा किया कि मोदी सरकार अब वापस नहीं आने वाली है, तो प्रियंका गांधी ने फिर परिवार और रायबरेली के लोगों से रिश्तों की दुहाई दी। इस पर कांग्रेस की ही पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने पलटवार किया। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। रायबरेली में जिस मंच पर राहुल गांधी थे, उसी मंच पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और रायबरेली में कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल भी मौजूद थे। हालांकि मंच पर उन्होंने कोई भाषण तो नहीं दिया, लेकिन वो रायबरेली में जीत का दावा करते रहे। इस पर राधिका खेड़ा ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी का सबसे बड़ा चमचा भूपेश बघेल को बताया और आरोप लगाया कि महादेव सट्टा ऐप शराब घोटाले और कोयला घोटाले का पैसा रायबरेली में खर्च हो रहा है। कितनी भी कोशिश कर ले, प्रियंका गांधी और उनके जो सबसे बड़े चमचे हैं भूपेश बघेल, वो यहाँ पे जो आ रखे हैं, उनके पास एक ही काम है कि राहुल गांधी को कैसे हटाना है, राहुल गांधी को कैसे हराना है। क्योंकि जो परिवार का अंतरकलह है, जो प्रियंका गांधी की नाराजगी है कि उनको रायबरेली से टिकट नहीं मिली, वो देख के सामने आ रही है। क्या डील हुई है भूपेश बघेल की, कहाँ से रैली के लिए पैसा आ रहा है? सारा के सारा कोयला खनन का पैसा, शराब घोटाले का पैसा, सारा के सारा महादेव ऐप का पैसा आज उस रैली में लगने वाला है। हाँ, वो तो पहले भी कई प्रदेश का चुनाव का प्रभार संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में मात्र 2 सीट उनके प्रभार में कांग्रेस जीती है, तो ऐसा तो अभी तक दिखा नहीं है कि कहीं वो गए हैं और कोई कामयाबी हासिल की है। आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राजनीति में यूपी की महिमा ही ऐसी है कि हर कोई उसे साधना चाहता है। ये महिमा और भी बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री यूपी से लड़ रहे हों और प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाला भी यूपी से लड़ रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और एक नाम की चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है, वो है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना हल्का नहीं जितना अरविंद केजरीवाल मानकर चल रहे हैं। ये मामला आम आदमी पार्टी के साथ ही पूरे इंडिया गठबंधन को बड़ा घाव दे सकता है। लेकिन ये राजनीति की बातें हैं।
राजनीति के बाहर भी ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसके तार सीधे सीएम हाउस से जुड़ रहे हैं। और आपको ही बड़े नेता ने माना भी है कि अभद्रता तो हुई है, लेकिन मामले ने कानूनी रास्ता अख्तियार कर लिया है। देखिए आगे आगे क्या होता है और इसमें अभी तक क्या पेंच फंस रहे हैं, क्या कुछ सियासत हो रही है। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। स्वाति मालीवाल की मारपीट के मामले में हर दिन नया मोड़ और नई हलचल सामने आ रही है, लेकिन हम आपको सारी हलचल दिखाएं, बताएं और सुनाएं। इससे पहले आपको बताना जरूरी है कि तमाम घटनाक्रम के बीच दिल्ली सीएम हाउस का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 13 तारीख का बताया जा रहा है, जिस दिन ये अरविंद केजरीवाल के घर पर घटना घटी। पहले ये वीडियो देखिए। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम मैडम बाहर प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करें। निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से कार्रवाई का वादा किए जाने के बाद केजरीवाल आरोपी विभव कुमार के साथ बेशर्मी से घूम रहे हैं। इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आरोपी विभव कुमार को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि हमने विभव को नोटिस भेजा है, लेकिन उनकी पत्नी ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने वह नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दिया। अगर वह कल तक नहीं आए तो फिर हम उनके आवास पर जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी टीम उनसे मिले। मुझे उम्मीद है कि वो कल जरूर आएंगे।
हम लोग कांटेक्ट में है। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। तो चलिए अब आपको घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। 13 मई की सुबह करीब 9:45 बजे दिल्ली के सीएम आवास से पुलिस के पास एक फोन आता है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। उसके बाद लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से उस समय कोई भी शिकायत नहीं दी गई। फिर मामला बढ़ा तो 14 मई को संजय सिंह ने कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। लेकिन मामले ने और तूल तब पकड़ लिया जब आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ 15 मई को लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। 16 तारीख को बीजेपी ने तस्वीर दिखाकर केजरीवाल के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब मीडिया स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछती है तो केजरीवाल जवाब देने के लिए संजय सिंह को आगे कर देते हैं। इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़ी हैरत की बात है कि केजरीवाल इस मामले पर चुप हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने हर स्तर पर कार्रवाई की मांग की है और यही नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल को माफ नहीं करने वाली। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के निवास पर, उनके पीएस के निवास पर यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में वोट मांगने का अधिकार है क्या? एक तरफ मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी महिलाओं का असम्मान करती है और इसलिए दिल्ली नहीं, देश की जनता इस पार्टी को माफ नहीं करेगी। घटना के बाद से करीब 2 दिन स्वाति किसी के सामने नहीं आई, लेकिन अब उन्होंने पुलिस से लेकर कोर्ट तक में अपना बयान दर्ज करा दिया है। पुलिस की टीमें विभव कुमार की तलाश में जुटी है, पर लगता नहीं कि विभव की गिरफ्तारी के बाद भी ये मामला इतनी जल्दी शांत होगा, क्योंकि अब बात विभव कुमार की नहीं रही, ये बात अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और स्वाति मालीवाल के आरोपों पर अब फिर आम आदमी पार्टी सामने आई, लेकिन इस बार वो स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताने आई। अब तक खामोश थे, लेकिन अब स्वाति को बीजेपी की साजिश का शिकार बता रहे हैं। देखिए कैसे। अब तक आपने जो देखा वो अब तक का घटनाक्रम था। जब तक स्वाति खामोश थी तब तक आम आदमी पार्टी भी चुपचाप देख रही थी। आज जब स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कराई, कोर्ट में बयान दर्ज कराया, तो आम आदमी पार्टी भी स्वाति पर आरोपों के साथ मैदान में आ गई। 2 दिन पहले संजय सिंह सामने आए। उन्होंने माना कि स्वाति के साथ अभद्रता हुई है, लेकिन किसी तरीके का आरोप स्वाति मालीवाल पर नहीं लगाया, बल्कि कहा कि पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। कल भी लखनऊ में केजरीवाल खामोश थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की नेता और केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री आतिशी मारलेना ने स्वाति के साथ बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अब आतिशी क्या कह रही हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। कैसे तो विभव को क्लीन चिट दे रही हैं। कह रही हैं कि स्वाति सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाने के मकसद से सीएम हाउस में घुसी थी, लेकिन सीएम केजरीवाल मौजूद नहीं थे, इसलिए वो बच गए। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। आतिशी ने मीडिया से बातचीत करते समय ये भी कहा कि स्वाति जबरन सीएम हाउस में घुसी, सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने बदसलूकी की और स्वाति का केजरीवाल से मिलने का कोई भी समय निर्धारित नहीं था। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची।
जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। आतिशी तो ये भी कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने साजिश के तहत सीएम हाउस भेजा था। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर 13 तारीख से आम आदमी पार्टी अभी तक अपनी फजियत क्यों कराती रही। उसे 13 तारीख को ही मीडिया के सामने आ जाना चाहिए था। पुलिस में स्वाति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी भी क्या करे, सोचने का मौका चाहिए ही। उधर मामला बढ़ता बढ़ता इतना आगे बढ़ गया है कि पुलिस स्वाति को लेकर दिल्ली के सीएम हाउस पहुंची। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और साथ ही एफएसएल की टीम भी जांच की सीएम हाउस से जा चुकी है। अब इंतजार है तो सच के सामने आने का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और कुछ अब अन्य स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी पार्टी ने अपने धुरंधरों को दूसरे राज्यों की कमान सौंप दी है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे राज्यों की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं और अब उनका पूरा फोकस कहां है? उत्तर प्रदेश में है, जिसके चलते हुए अब उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लगातार वहां जा रहे हैं और वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि कई मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, उनकी बड़ी संख्या भी यहाँ मौजूद है और कई सारे लोगों को, कई दलों को वो जब हमारे साथ दिखाई देते हैं मुस्लिम बंधु, तो किसी का पेट खराब होता है। वो कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं उनके मन में क्यों ऐसा आता है। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें। एक बार वो बलरामपुर से कहीं लड़े थे ना, 2 बार लड़े थे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने योग्यता के बलबूते पर अगर राष्ट्रपति भी बनाया तो हमारे अपने मिसाइल मैन कौन थे साहब मिश्रा जी? एपीजे अब्दुल कलाम। जोरदार अभिनंदन करो योग्यता के आधार पर। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वे भागकर यूपी आते हैं और यहां से चुनाव लड़ते हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, जितने भी लोग हैं, ये कुछ लोगों को अपने वोट का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन पे हमारा ही कब्जा रहेगा, इनके हमारे अलावा कोई को देखने नहीं देंगे। वहीं सीएम मोहन यादव अयोध्या पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम की जन्मस्थली पवित्र अयोध्या जी में हमें मनाने का मौका मिला है। 500 साल के संघर्ष के बाद यह सफल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि पूरा देश एक विशेष आस्था श्रद्धा के साथ तीर्थ का नमन करके अपने जीवन को धन्य करता है। और हम तो ज्यादा संबंध इसलिए भी रखते हैं कि 2007 में सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण कराया था। काल के प्रवाह में वो नष्ट हुए, लेकिन आज यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः मौका मिला है
माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बाद इस प्रकार से आपका विकास हुआ तो नूतन भविष्य की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केवल यूपी ही नहीं, अन्य दूसरे राज्यों में भी स्टार प्रचारक हैं। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में प्रचार के लिए जा चुके हैं। तो वहीं 18 मई को सीएम मोहन यादव मुंबई और 19 मई को फिर उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के 13 जिलों में रात्रि प्रवास किया है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में 4 चरणों के मतदान होने के बाद से सीएम मोहन यादव अब देश के अन्य प्रदेशों के लिए सक्रिय हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनाव प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के बीच खाते पीते तस्वीरों पर भी सियासत हो रही है। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने आई है और वो तस्वीर खास है। उसके सियासी मायने भी कई हैं। कौन है वो तस्वीर, क्या है उसके सियासी मायने, देखिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है। एक तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। एक तस्वीर से चुनाव में माहौल बन भी जाता है और बदल भी जाता है। अब एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तस्वीर में है। तस्वीर में सीएम कुछ खा रहे हैं। अब जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट में क्या। प्लेट में बिहार की पहचान आन बान शान लिट्टी चोखा है और ठीक उसके ही बगल में रखा सत्तू का पराठा है और चटनी है। बिहार में जिन लोगों का जन्म हुआ उनके लिए लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा जीवन का आधार है और जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनके लिए ये बिहार की पहचान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, इसी के साथ गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया। यानी सीएम बिहारी खान पान का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अगर निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ बिहार में भी चुनावी सभा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हों। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने थे, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जोड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले सीएम मोदी और आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। प्रदेश में 3 चरणों में मतदान डाले गए हैं। अब तैयारी है किसकी? मतगणना की। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारी तेज कर दी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले राज्य में 1000 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 4 जून को लेकर होने वाले मतगणना को लेकर अधिकारियों की किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 4 जून को मतगणना होने से पहले निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। मतगणना के दौरान कोई गलती ना हो, इसलिए राज्य में 1000 से अधिक अफसरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 16 मई को बिलासपुर और दुर्ग में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। बता दें, मास्टर ट्रेनर के द्वारा मतगणना में शामिल होने वाले अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जानिए कि अधिकारी को क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। काउंटिंग प्लान और लॉजिस्टिक की ट्रेनिंग, काउंटिंग प्रोसेसिंग ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग, काउंटिंग प्रोसेसिंग ईटीवीपीएम और बैलेट पेपर की ट्रेनिंग, वीवीपैट काउंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन की ट्रेनिंग, इन कोर काउंटिंग की ट्रेनिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन और इंडेक्स कार्ड बनाने की ट्रेनिंग।
इसमें मतगणना और जो हमारा काउंटिंग है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके लिए जो हमारे सभी मतदान करने वाले कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लगातार इस संदर्भ में ट्रेनिंग दी जा रही है। ख़ास तौर पे ये भी है कि विधानसभा में सभी हमारे कर्मचारियों ने एक बार काम किया भी है, किंतु फिर भी चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पे भी गलती न हो। मतगणना में शामिल होने वाले अधिकारियों को 28 मई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 मई को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में भी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जानी है। 20 मई को ही प्रेरणा सभा जगदलपुर में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 21 मई को जांजगीर और 22 मई को कांकेर में भी अधिकारियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, सुनिए। डिप्यूटी सीओ लोग हैं, असिस्टेंट सीओ लोग हैं, उनका टीम भी बनाया गया है। हर जिले में जाके वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उसके सुरक्षा को लेके भी हम पूरे चौकन्ने हैं। लगातार हमारे यहाँ पे टीम्स भी, वहाँ के आरओज, कलेक्टर्स और सभी पुलिस प्रशासन अधिकारी भी उसको भी देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की खासतौर पे रूमर्स जो ईवीएम के बारे में फैलाए जाते हैं उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं। मतगणना को लेकर ट्रेनिंग में शामिल हो रहे अधिकारी मास्टर ट्रेनर से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ईवीएम नोडल अधिकारी, सुरक्षा नोडल अधिकारी, पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी जैसे अफसर शामिल हो रहे हैं। यह सभी अधिकारी 4 जून को होने वाले मतगणना में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब तैयारी है चुनाव के काउंटिंग की। इसे लेकर प्रदेश भर के 1000 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 4 जून को नतीजे आने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी करने में जुट गया है, ताकि जब 4 जून को इलेक्शन काउंटिंग हो तो कोई उसमें कमी न रह जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी ने कमर कस ली है। जहां एक और केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उन्हें लगातार कामयाबी मिल रही है। इन सब पर देखिए रिपोर्ट। 40 साल से भी अधिक समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बस्तर में जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नक्सली हमले में जवानों को भी खून बहाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारें आई, सभी ने नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया, लेकिन सभी दावे सबके सामने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। वहीं पहली बार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2 साल का डेडलाइन तय किया है। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी, और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। अमित शाह के बयान का असर भी अब प्रदेश में दिखने लगा है। पिछले 5 महीने में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों ने पहुंचाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि अक्सर गर्मी के दिनों में नक्सली जवानों को टारगेट करते थे। प्रदेश में जितनी भी बड़ी घटनाएं अब तक हुई हैं, सभी गर्मियों के दिनों में ही हुई हैं। लेकिन पहली बार नक्सलियों पर जवान भारी पड़े हैं। जवानों ने नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में 100 से ज्यादा बड़े नक्सलियों को मार गिराया है।
बता दें, प्रदेश में 4.5 महीने में 112 नक्सली ढेर हुए। वहीं 375 नक्सलियों ने जवानों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही 153 नक्सलियों को जवानों ने अरेस्ट किया है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की है। जवानों ने नक्सलियों से 112 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 2 LMG, 5 AK-47, 3 इंसास, 19 SLR शामिल हैं। वहीं 3 mm पिस्टल, 2 कार्बाइन, 7 राइफल और 23 ग्रेनेड जब्त किया गया है। नक्सली घटनाओं की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में इस साल में नक्सली घटनाओं में कमी देखने को मिली है। साल 2019 में 330 नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई थी, जबकि साल 2020 में 334 नक्सली मुठभेड़ हुए। साल 2021 में 253 नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई। वहीं साल 2022 में 240 नक्सली मुठभेड़ हुए। वहीं साल 2024 में अब तक 200 नक्सली मुठभेड़ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के गढ़ सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों के कैंप की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिससे जवान नक्सलियों पर हावी होते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद से 4.5 महीने में 28 सुरक्षा कैंप खोले गए और 29 नए कैंप और खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सुकमा 7, बीजापुर 8, दंतेवाड़ा 2 नए कैंप खोले गए। वहीं नारायणपुर में 3, कांकेर में 1, राजनांदगांव 1, कबीरधाम 1, खैरागढ़ 1 कैंप खोले गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने नक्सली इलाके में 98 किलोमीटर के नए रास्तों के साथ ही 2 पुल और 103 पुलियों का निर्माण कराया है और 129 मोबाइल टावर चालू करवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ कैसे नक्सल मुक्त हो, इस ओर अब छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि पुनर्वास नीति लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आने वाली है। जब छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति लेकर सामने आएगी तो क्या कुछ उसमें होगा और किस तरीके से उस पर कामकाज किया जाएगा, ताकि जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात बीजेपी सरकार कर रही है, खासकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, वो कब पूरा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सरकार ने नक्सलियों को खुली चुनौती दे दी है कि या तो हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सरकार के एक्शन को देखते हुए नक्सलियों के सरेंडर करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने में कितना योगदान रहता है। रायपुर से खोमन साहू, विस्तार न्यूज। और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के बड़े नेता अब दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत प्रदेश कैबिनेट के मंत्री ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की कवायद कर रही है। और इस कवायद में क्या कुछ शुमार है, क्या कुछ शामिल है, ये सब कुछ विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में बिरमित्रपुर के लोगों को साधने का जमकर प्रयास किया। सीएम साय ने अपना और उड़ीसा का रिश्ता तो बताया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज मैं डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे होते हैं ये बताने यहाँ आया हूँ। मैं आज डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है वो बताने आया हूँ। अभी 2023 के चुनाव में
मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और 5 साल जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, जो 5 साल खाली लूटने का काम किया, केंद्र की योजना को भी लागू नहीं किया, उसको उखाड़ के फेंक दी। और आज हम लोग 100 दिन में 4 महीना में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग वहां पर किए। सीएम विष्णुदेव साय ने आगे अपने संबोधन में उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया भाषा के बारे में बात की, जिस पर उन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक आज 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य उड़ीसा के लिए क्या हो सकता है और जनता से कैसे मिलेंगे। उड़ीसा में उसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। कहे कि यहाँ 24 साल 25 साल से यहाँ बीजेडी का सरकार है, बीजेडी का। आज केंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए करना चाहते हैं उसका ठीक से लाभ उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। आज गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है और जब से ये व्यवस्था हुआ है गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पताल सब में इलाज के लिए जाते हैं। सीएम साय यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम नवीन पटनायक की सरकार पर भी जमकर प्रहार किया, साथ ही बीजेपी की सरकार बनाने की भी अपील की। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नवीन पटनायक तो खाली मुखौटा है, उनके पीछे चलने वाला तो कोई दूसरा है। तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए। वक्ता लोग बोल रहे थे, मैं फिर बोलना नहीं चाहूंगा कि नवीन पटनायक तो खाली मुखौटा है, लेकिन उनके पीछे चलाने वाला तो कोई दूसरा है कि नहीं? तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी तो बनी रहे हैं, तो इस बार यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी सभा में विपक्ष पर कई तीखे बाण छोड़े, तो साथ ही साथ उन्होंने मोदी की गारंटी और आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने की भी बात की। आदिवासी, ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी ये काम कर सकते हैं। आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसमें कौन विराजमान है? आपके उड़ीसा की बेटी, आदिवासी समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो राष्ट्रपति है। इससे और आदिवासियों के लिए सम्मान क्या हो सकता है? घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जी जो बात को बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, तो इसमें बहुत सारा मोदी की गारंटी में है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 84 लोगों को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत मिलेगा। 84 लोगों को, हमारी माताओं को 50,000 का वाउचर मिलेगा। बिरमित्रपुर में हुई सभा में सीएम विष्णु जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के साथ एपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं गैस्ट्रो एंटेरोस्टोलॉजिस्टिक और लिवर हेल्थ को लेकर 18 से 19 मई को 2 दिवसीय
राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी राजधानी रायपुर में कराया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत अलग अलग राज्यों से करीब 500 डॉक्टर हिस्सा लेंगे। 2 दिनों में सभी डॉक्टरों के 40 विषयों में व्याख्यान होंगे और डॉक्टर लोगों से जानकारी साझा करेंगे। इस 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में देश के जाने माने डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली से डॉक्टर SK आचार्य, भोपाल से डॉक्टर CC चौबाल, मुंबई से डॉक्टर आकाश शुक्ला, हैदराबाद से डॉक्टर राजेश गुप्ता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम होगा, जिसमें रामकृष्ण केयर के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर संदीप पांडे, डॉक्टर अब्बास नकवी और डॉक्टर अजीत मिश्रा अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेडिसिन से अपडेट करने से संबंधित सब्जेक्ट पर चर्चा की जाएगी। साथ में अंगदान के ऊपर में, जैसे लिवर है, किडनी ट्रांसप्लांट है, इनके बारे में चर्चा होगी। और इसमें न केवल हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे, बल्कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और विदर्भ से भी लोग आएंगे। और जो देश के जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे और उनके साथ यहाँ के डॉक्टर्स मिलकर परिचर्चा करेंगे। गैस्ट्रो मेडिसिन और लिवर डिसीजेस के बारे में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, स्पेशली ऑर्गन डोनेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत कम होता है। तो इस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी साल 2 साल पहले हमने ऑर्गन डोनेशन शुरू किया था। यहाँ पे कटावर जब से सिर्फ 4 ही ऑर्गन डोनेट हुए हैं। तो इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का फ़ायदा उठाएं। सम्मेलन कर रहे हैं डॉक्टर्स का, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर के स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस और सर्जन्स, ये सभी एक साथ बैठेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में, लिवर डिजीज़ में, एंडोस्कोपी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उस पर चर्चा करेंगे और नॉलेज शेयर करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।